मॉर्निंग। कल हम लास्ट टाइम में देख रहे थे अणु क्या होता है। देखिए, अणु होते हैं जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण से इनके मध्य जो होता है प्रबल आकर्षण बल जो बनता है, इसके कारण से अणु का निर्माण होता है। कल हमने एक उदाहरण देखा था क्लोरीन का, उसको वापस देखते हैं हम। क्लोरीन परमाणु जो होता है, इस क्लोरीन परमाणु के पास में कुल जो होते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दूसरा क्लोरीन परमाणु है, इसके पास में भी जो होते हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक क्लोरीन परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी परमाणु जो होता है जब तक स्थायी नहीं हो जाता, जब तक उसका अष्टक पूरा नहीं हो जाता। तो अब ये क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ये इस गोले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरे इस गोले के अंदर भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। अब अगर एक गोले की बात करें तो इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे गोले की बात करें इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्लोरीन परमाणु जो होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक का क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर देते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा यहाँ पर एकल बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर किसका निर्माण कर दिया, Cl2 अणु का निर्माण कर दिया। जैसे अब क्लोरीन और क्लोरीन मिल गया तो ये क्या बन गया, Cl2 बन गया। तो इस प्रकार से अणु का निर्माण होता है। अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन जो होता है इसके द्वारा भी O2, देखिए O2 कैसे बनता है। O2 के अंदर देखिए ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 6। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को कुल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो देखिए हम वापस देखते हैं O2 को, किस प्रकार से O2 अणु बनता है। ये है O2। अब O2 के अंदर ये ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर है इसके 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, एक ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे ऑक्सीजन के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को बाह्यतम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इसलिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा इस ऑक्सीजन के साथ में, और 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा इस ऑक्सीजन के साथ में। अब देखो यहाँ पर दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अगर हम पहले गोले की बात करें, इसकी नंबर 1 दे देते हैं इसको, और इसको दे देते हैं नंबर 2। देखो यहाँ पर 6 तो इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस इलेक्ट्रॉन से बताए, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे बताए, मैंने यहाँ पे पॉइंट से बताए। तो कुल इस ऑक्सीजन के पास में, पहले नंबर के ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। दूसरे वाले हम देखें तो 6 तो पॉइंट वाले इलेक्ट्रॉन है, और 2 यहाँ पे क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया। इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, O2 अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से जो अणु बनता है ये होता है साझेदारी के द्वारा, और इसके द्वारा जो बंध बनता है वो कहलाता है सहसंयोजक बंध। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्व कुछ उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु के द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुएं ऐसी नहीं होती है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु कहा जाता है। अभी मैंने उदाहरण लिया था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे क्या बनता है, O2। यहाँ पर कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी परमाणुता कितनी होती है, 2 होती है। यदि सामान्य 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु अगर परस्पर संयोग कर जाए तो फिर वो ऑक्सीजन नहीं रहता, उसका क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है, O3 बन जाता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या उस परमाणु की क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। देखिए पूछा जाए कि परमाणुकता क्या है, तो परमाणुकता देखना, यहाँ पर किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन के अंदर 2 परमाणु मिले थे तो परमाणुकता 2 हो गई, क्लोरीन के अंदर 2 मिले थे तो क्लोरीन की परमाणुकता 2 हो गई। अब हीलियम जो है, इस हीलियम के साथ में He, इसके साथ में कोई भी परमाणु जो होता है वो संयोग नहीं करता है, अकेला रहता है, इसलिए हीलियम की परमाणुकता जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। धातु अणुओं पर कुछ अन्य तत्व अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणु में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता के बारे में हम जानकारी लें। देखो यहाँ पर अधातु और धातु, अधातु तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और धातु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। अब देखो यहाँ पर आर्गन है, आर्गन यहाँ पर अधातु के अंदर इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को न तो त्यागता है और ना ही ग्रहण करता है, ये प्रकार की अक्रिय गैसें उनके अंतर्गत आता है। आर्गन ये एकल परमाणु है। आर्गन जो होता है वो हमेशा किस रूप में लिखा जाता है,
Ar के रूप में ही लिखा जाएगा, इसको Ar2 के रूप में हम नहीं लिख सकते। हीलियम को भी हम क्या लिखते हैं, He के रूप में लिखते हैं। अब देखो ऑक्सीजन आया है, तो ऑक्सीजन को लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, O2 का, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2। हाइड्रोजन को जब लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, H2, इसलिए इसकी परमाणुकता 2 हो गई। नाइट्रोजन जो होता है इसको भी क्या लिखते हैं हम, N2 के रूप में लिखते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो गई, 2। क्लोरीन की परमाणुकता जो होती है वो भी किस रूप में लिखते हैं हम, Cl2 के रूप में, तो इसकी भी परमाणुकता जो होती है वो 2। फास्फोरस जो होता है चतुष्परमाणुक होता है, यानी फास्फोरस को P4 के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है, P4 के रूप में। और सल्फर जो होता है बहुपरमाणुक, यानी इसको बहुत बार तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से नीचे देखो सोडियम धातु दे रखे, धातु सारे जो होते हैं एकल परमाणु होते हैं, क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं और धनायन का निर्माण करते हैं। इसलिए सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे जो होते हैं वो एकल परमाणु होते हैं।